हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की धरती से हुई है एक और साजिश, ऐसी साजिश जिसमें विविधता में एकता वाले देश में अपने ही भाई बहनों के बीच भरोसे की दीवार तोड़ने की नापाक कोशिश की गई। जी हां, जिस खुरापाती एसएमएस की वजह से कर्नाटक से पूर्वोत्तर के लोग आनंद फानंद में पलायन करने पर मजबूर हुए, खुफिया एजेंसियों की माने तो वो पाकिस्तान की धरती से भेजा गया था। इस शो में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे दो खास मेहमान, पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे पीएचजी पार्थ सारथी और साइबर कानून के जानकार पवन दुग्गल। लेकिन शो शुरू करने से पहले आइए देखते हैं क्या थी पाकिस्तान की साजिश। पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश बेनकाब। हिंदुस्तान को तोड़ने की नापाक साजिश बेनकाब। पाक का एसएमएस बम बेनकाब। पाकिस्तान, एसएमएस और साजिश। इन तस्वीरों को भूले नहीं होंगे आप। बंटवारे के बाद ये पहला मौका था जब बड़ी तादाद में लोग रातों रात अपना बसा बसाया घर बार, रोजी रोटी छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए। रेल राज्य मंत्री के.एच. मुनियप्पा की माने तो सिर्फ 3 दिनों में अकेले बेंगलोर से पूर्वोत्तर के करीब 30,000 लोग शहर छोड़कर अपने घर लौट गए। इन लोगों के मन में खौफ एक एसएमएस ने बिठाया था, जिसमें कहा गया था कि बेंगलोर में उनके ऊपर हमला हो सकता है। 3 दिनों की तहकीकात के बाद ये खुलासा हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को खौफ में डालने वाला एसएमएस पाकिस्तान से आया था। ये जानकारी खुद गृह सचिव आर.के. सिंह ने शनिवार देर शाम दी। Bulk of these messages and these clips have their origin in our western neighbor, in Pakistan. That's what our agencies have discovered. That the bulk of these have been uploaded in various websites in Pakistan. देश की खुफिया एजेंसी ने जब धोख में पाकिस्तान से भेजे गए भड़काऊ एसएमएस की पड़ताल की तो और भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जांच में ये भी पता चला कि एक खास ईमेल आईडी से कई ऐसे फोटोग्राफ भी भेजे गए जिससे छेड़छाड़ की गई थी। ये ईमेल आईडी भी जिस शख्स का है वो पाकिस्तान में रहता है। आईबी ने गूगल से इस ईमेल का आईपी एड्रेस मांगा है। अफवाह फैलाने वाले बल्क संदेशों में साइक्लोन से मारे गए लोगों को म्यांमार की हिंसा में मरा बताया गया था। भूकंप में तबाह हुए घरों को असम की हिंसा से हुई तबाही बताया गया। False images which were being circulated to incite the violence, and false images were so false that you can't imagine. And photographs of damage in an earthquake, and they were being circulated as houses of minority community damaged in the violence in Bodo territorial area districts. साजिश के खुलासे से साफ है कि हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए भाड़े के आतंकवादियों का इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने इस बार दहशत का नया हथियार ढूंढ लिया। इस बार बारूद के बम की जगह अफवाह के एसएमएस का इस्तेमाल किया गया। रची गई विविधता में एकता वाले देश के बुनियादी ताने बाने को तोड़ने की साजिश, ताकि भाई भाई का दुश्मन बन बैठे। It's the first of its kind, and we believe that it's highly reprehensible. And I think this needs to be made known to everybody that this is something which is being done from Pakistan. The bulk of it has been done from Pakistan. यकीनन ये साजिश नहीं है, इसीलिए खुफिया एजेंसियों को वक्त पर इसकी भनक तक नहीं लग पाई। गृह सचिव ने ये भी बताया कि ऐसे 76 वेबसाइट्स की पहचान हुई है जहां से गलत भड़काऊ तस्वीरों को अपलोड किया गया और इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से ही भेजे गए हैं। इस बीच जांच में 7 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिन्होंने बल्क एसएमएस भेजकर दहशत फैलाने की हरकत की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसे 4 आरोपियों की तलाश है। आज तक ब्यूरो। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने इस पर 43 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक 13 जुलाई से ही सोशल साइट्स पर भावनाओं को भड़काने वाले संदेशों का सिलसिला शुरू हो गया था। फर्जी तस्वीरों को फैलाने के लिए फर्जी प्रोफाइल तैयार किए गए थे। लोगों को भड़काने में तिब्बत के भूकंप और थाईलैंड आदि की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। गृह मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल ऐसे फर्जी प्रोफाइलों का छोटा सैंपल उपलब्ध हो पाया है। ढेर से संदेश क्षेत्रीय भाषाओं में हैं, जिनका अनुवाद होना
अभी बाकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, क्या किसी खास पर भी उंगली उठाई गई है? ये तमाम बातें तो बताई गई कि क्या क्या उसमें इस रिपोर्ट में है कि किस तरीके से ये इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन क्या उंगली भी उठाई गई है किसी पर? नहीं, देखिए, जो पूरी तरह रिपोर्ट पेश की गई है उसमें पूरी डिटेल्ड ये जानकारी दी गई है कि किस तरह से एसएमएस आए, किस तरह वो मॉर्फ किए गए और किस तरह उनको सेमिनेट किया गया पूरे देश में अलग अलग किस्म से, और कैसे वो पाकिस्तान से और किस किस जगह से आए हैं उस सब की जानकारी दी गई है। हालांकि उन्होंने कुछ अतिवादी संगठनों के बारे में कहा, लेकिन किसी का नाम इस तरह से नहीं दिया। अभी तक जानकारी नहीं है कि उन्होंने किसी का एक साफ तौर पर इंगित किया है। जी श्वेता। जी धीरेन्द्र, पार्थसारथी जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, दहलाता है, थोड़ा सा सिहर उठता है मन ये सोच के कि इस पैमाने पर हर एक प्रदेश हम देखें वहां पर लोगों का पलायन हो रहा था। एक ही देश में रहने वाले लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि नहीं, अपने राज्य में जाकर हम महसूस करेंगे। जब तक ये बात सामने नहीं आई कि पाकिस्तान का हाथ है ये और कहां से साजिश के तार जुड़े हुए हैं, तब तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बौखलाने वाले पैमाने पर चल रहा था सब कुछ। पार्थसारथी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना खौफनाक ये कि पड़ोसी देश से अभी तक जो आतंकी यहां पर आके आतंक मचाया करते थे और तमाम तरह की यहां से कई दफा भारत ने अपनी तरफ से इन मुद्दों को, इन सवालों को उठाया भी। अब एक एसएमएस जो वहां से उठ रहा है, अब कुछ तस्वीरें जो वहां से अपलोड की जा रही हैं, वो इस तरह से यहां पर एक आतंक का साया फैला दिया उसने। देखिए, ये आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत के जो लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत हैं उस पर वो बाधा डालने चाहते हैं पाकिस्तान। मुझे याद है 1999 को एक पूर्व आईएसआई अध्यक्ष से पूछा गया कि आपका प्रथम मकसद क्या है, तो उनका जवाब ये था, हमारा प्रथम मकसद ये है कि भारत पर ऐसे दबाव लगाएं कि वो सह नहीं पाएंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो हुआ क्या, पहले ऐसे इमेजेस आए जिनमें कहा गया था कि ये उन घटनाओं के हैं जहां बॉर्डरलैंड में और म्यांमार में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अत्याचार हुए। वो जो इमेज आए वो बनाए कैसे गए? एक तो उन्होंने फोटो लिया सिचुआन यानी कि तिब्बत में जो लाश पड़े हुए थे भूकंप के बाद, उसका लिया, घर बार टूटे हुए उसका लिया, उसके साथ मिलाया विरोध प्रदर्शन जो थाईलैंड में हो रहे थे, ताकि उनका नस्ल ऐसे है कि वो म्यांमार के लगे। अब ये जो है ये म्यांमार के साथ पहले उठाया गया था, लेकिन म्यांमार के राष्ट्रपति ने समझाया इस्लामी संगठन को कि ये हमारा देश नहीं है, ये जो फोटो लिए गए हैं ये तिब्बत और थाईलैंड के हैं। यहां वही जो उसी किस्म के फोटो बनाए गए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के तकरीबन 80 वेबसाइट में अपलोड हुए। मेरे ख्याल में अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये आम आदमी को कैसे पहुंचा, उत्तर पूर्वी राज्य के जो दक्षिण भारत में बसे हुए हैं, सिर्फ दक्षिण भारत में बसे हुए हैं। जरूर ये हमारे इस्लामी संगठन को पहुंचे, और आपने देखा कि विरोध प्रदर्शन हुए मुंबई में, उसके बाद लखनऊ और इलाहाबाद में, यानी कि मुस्लिम समुदाय जो है क्रोधित होकर उन्होंने ये जुलूस निकाले। लेकिन उत्तर पूर्वी लोगों को कैसे पहुंचा? मैं नहीं समझता हूं कि कोई पाकिस्तान में हर एक उत्तर पूर्वी जो दक्षिण भारत में बसा हुआ उनके पास उसका फोन नंबर या एसएमएस भेजने के लिए हुआ होगा। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। और इस 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं कि क्या कोई अंदरूनी हाथ था इसमें? जी, बहुत अहम सवाल आप उठा रहे हैं, क्योंकि जिस पैमाने पर यह सब हुआ उससे वाकई ये सवाल उठ रहा है कि एक सिरा तो जोड़ लिया, लेकिन क्या वाकई सिर्फ उस सिरे की गलती है और वहीं से, या फिर एक लोकल नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं? लेकिन पवन जी ये बताइए कि जिस तरह से इसका इस्तेमाल हुआ है, ये तो एक ऐसा बम हम कह सकते हैं, एक ऐसा हथियार है जो नजर नहीं आया, अंदर सब कुछ हो गया। इस पर तो शिकंजा कसना ही नामुमकिन जैसे है। ऐसी बात नहीं है। ये जरूर बात सत्य है कि भारत के इतिहास में पहली बार भारत ने इस तरह का साइबर टेररिस्ट अटैक देखा है। एक और मायने में देखा जाए तो ये मोबाइल टेररिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन हाँ,
मुझे लगता है कि भारतीय सरकार सोती रही जब ये तमाम गतिविधियां होती रही। यहां पर हमें लगता है हमारी कमी है। हाँ, 2-3 बातें हैं। हमारी पॉलिटिकल क्लास को, हमारे नेताओं को साइबर सिक्योरिटी को बहुत महत्वपूर्ण प्रायोरिटी नहीं नजर आती। यहां तक कि केंद्रीय सरकार को भी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी नजर नहीं आती। यहां तक कि भारत की आज के संदर्भ में भी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। अब जब इस तरह की घटना घटती है तो एक राष्ट्र कैसे रिस्पॉन्ड करे, किसी को कुछ नहीं पता। सरकार को लगभग 48 घंटे लग जाते हैं सिर्फ बल्क एसएमएस को ब्लॉक करने में, और बाय द टाइम वो हिदायत देती है सर्विस प्रोवाइडर्स को लगभग 80 और घंटे गुजर चुके होते हैं। एक राष्ट्र के जीवन काल में 80 घंटे बहुत होते हैं, और किसी भी राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को किसी प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए बहुत ज्यादा समय होता है। मुझे लगता है कि हमें तुरंत तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा कानून बिल्कुल सशक्त नहीं है। हाँ, 2008 में भारतीय साइबर लॉ कानून यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में संशोधन हुआ। साइबर टेररिज्म को एक दंडनीय अपराध घोषित किया, आजीवन कारावास का प्रावधान भी दिया। लेकिन ये देखिए, आज तक इस बैंगलोर वाले मुकदमे में किसी केस में साइबर टेररिज्म का कोई केस रजिस्टर ही नहीं हुआ। दूसरी बात, आपने भारतीय साइबर लॉ में विभिन्न सोशल मीडिया वेबसाइट्स को इंटरमीडिएट की परिभाषा में डाल दिया, लेकिन उन्हें ये विवश नहीं किया कि आप कानून का पालन कर सकें। विद द रिजल्ट क्या होता है, जितनी ये बड़ी बड़ी सोशल मीडिया साइट्स होती हैं वो कहती हैं साहब हम अमेरिका में स्थित हैं, हम आपके कानून को क्यों माने। भूल जाती हैं कि अगर आप भारत में स्थित कंप्यूटर्स को आप इंपैक्ट कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज यहां मिल रही हैं, तो आपको भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहता है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन सरकार इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करती। तो वाकई सवाल ये उठता है कि आखिर अब क्या किया जा सकता है। जब जागो तब सवेरा, अगर हम इसे भी सच माने तो आगे किया क्या जा सकता है, और दूसरा ये कि इसकी कड़ियां कहां जुड़ी हुई हैं। असम के लोगों का देश के दूसरे हिस्सों से पलायन पर यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का कहना है कि देश सभी का है और यहां किसी को भी कहीं भी रहने की पूरी आजादी है। हम आपको बता दें कि हम लगातार चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि बीती रात ये खबर सामने आई और अब एमएचए की रिपोर्ट भी सामने आ रही है, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान से जुड़ रहा है सिरा, जो नापाक एसएमएस आया था उसका। सोनिया गांधी ने असम हिंसा पर यह कहा है कि पूरा ये देश सभी लोगों का है। पूर्व के निर्दोष लोगों के साथ देश के कुछ हिस्सों में जिस तरह का सलूक हो रहा है, उसकी भी सबको घोर निंदा करनी चाहिए। राज्य और केंद्र सरकारों को सद्भावना बिगाड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। ये देश सभी भारतवासियों का देश है। उनको देश के किसी भी हिस्से में रहने की पूरी आजादी है। ऐसा माहौल कायम रखने के लिए पूरे समाज को एकजुट हो जाना चाहिए। यह भी मानवता की सेवा है। मानवता की सेवा का दूसरा रूप वो है जो श्री B.R. मेहता जैसे समाज सेवी सज्जन कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि उनकी जीवन हर इंसान के लिए एक आदर्श है। लोग अपने आप को महफूज करें, सुरक्षित महसूस करें और वहां से पलायन न करें। सोनिया गांधी यही कह रही हैं कि लोगों को महसूस करना चाहिए कि सब भारतवासी हैं, हर हिस्से में वो रह सकते हैं, लेकिन तभी जब वो सुरक्षित महसूस करें वहां पर। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, जी पार्थसारथी जी और साथ ही में पवन दुग्गल जी। पार्थसारथी जी, यहां पर जिस क्रम में हम चर्चा कर रहे थे वो ये कि क्या पाकिस्तान से वो एसएमएस आया, पर भारत में आखिर फैला कैसे? क्या हम एक लोकल नेटवर्क भी यहां पर देख रहे हैं? दो चीजें हैं। जहां तक एक किस्म से एक हद से मुस्लिम समुदाय जो है वो क्रोधित हुए, वो इसलिए क्रोधित हुए कि इस तरह के नाजायज मॉर्फ फोटोग्राफ जो थे, जो असलियत से बहुत दूर थे, धोखे देकर बनाए गए थे, उससे वो क्रोधित हुए। मेरी राय में हमें ये कदम उठाना चाहिए कि इन चीजों पर निगरानी रखे जाए, और जब ऐसे सूचना मिलती है हमको कि इस तरह की भावनाएं फैल रहे हैं इस्लामी समुदाय में, तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए
जैसे कि दुग्गल साहब ने कहा, मैं सोचता हूं कि इस तरह की कार्रवाई किसी ने किया नहीं, ना केंद्र सरकार ने, ना राज्य सरकारों ने। और ये इससे एक सबक सीखना है हमें कि आइंदा ऐसे ना हो, क्योंकि साइबर स्पेस को इस्तेमाल करना अब डिसइंफॉर्मेशन भेजने के लिए, यानी गलत सूचना भेजने के लिए, ये एक बिल्कुल आम कार्रवाई हो गया है। लेकिन इससे क्या शरारत हो सकते हैं अब हमें समझ आ रही है। तो इन पर निगरानी रखना, इनको ब्लॉक करना, जब हम समझते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले हैं, इस पर कार्रवाई करना, ये मेरे ख्याल में केंद्र और राज्य सरकारों का फर्ज है। ये फर्ज उन्होंने नहीं निभाया इस बार। दूसरी बात यह है, हमें जांच ये भी करना चाहिए कि जिस तरह से अफवाहें फैली, जिस तरह से एसएमएस जरिए हमारे उत्तर पूर्वी भाइयों के और बहनों के घरों में भेजा गया, ये तो पाकिस्तान से नहीं आ सकता था, ये देश के अंदर से आया है। उस पर जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी पाए जाएं, सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा उनके खिलाफ। और ये नहीं कि जुडिशियल प्रोसेस 12 साल चलते रहे जैसे आमतौर पर चलता है। अगर स्पेशल कोर्ट की जरूरत है, ले जाइए वहां, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की कार्रवाई करने के लिए हिम्मत न हो, भविष्य में न हो। यही सबसे ज्यादा अहम है। पवन जी, हमने बात की कि किस तरह की लचर व्यवस्था है, किस तरह के कानून है अभी, और किस तरह से हाथ बंधे हुए हैं कानून के भी इस मसले में कम से कम। तो ऐसे में अगर हमने एक मसला देख लिया है ऐसा, तो फौरी तौर पर क्या हो सकता है? अभी कई सारे कदम उठाने की आवश्यकता है। पहली चीज, भारत का जो साइबर लॉ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000, जिसका संशोधन 2008 में भी हुआ, आज की तारीख में एक अपंग कानून बन चुका है। मेजॉरिटी ऑफ दी ऑफेंसेस जो हैं वो बेलेबल हैं। तो सबसे पहली बात तो इस कानून का संशोधन कर सख्त कड़े प्रावधान डालने की आवश्यकता है, स्पेसिफिकली मोबाइल क्राइम्स को लेकर। हम सबके हाथों में जो डिवाइसेस हैं, न केवल कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, बल्कि बॉम्ब्स हैं। ये वो बॉम्ब हैं जो राष्ट्र को तबाह कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले विभिन्न प्रकार के उभरते हुए मोबाइल क्राइम्स और सोशल क्राइम्स को हमें अपने कानून के अंतर्गत लाना पड़ेगा, उसका संशोधन कर। दूसरी बात, हमें अपना जो भी एग्जिस्टिंग कानून है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है कि सर्विस प्रोवाइडर कहता है साहब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो हो गया, इतना जबरदस्त गदर मचा और सर्विस प्रोवाइडर्स का नेटवर्क मिसयूज होता रहा, मोबाइल नेटवर्क्स मिसयूज होते रहे और मोबाइल नेटवर्क्स ऑपरेटर्स को ना आपने पकड़ा ना कुछ। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी इन सर्विस प्रोवाइडर्स की जो जिम्मेवारी है वो और बढ़ानी पड़ेगी। ये जो ड्यू डिलिजेंस कानून मैंडेट करता है उसके हमें और पैरामीटर्स बढ़ाने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा साहब जब भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा की बात हो हम कोई बात नहीं सुनेंगे, आपको ये काम करना पड़ेगा। तीसरी बात, एक राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी नीति अपनानी पड़ेगी, लोगों के अंदर जागरूकता दिलानी पड़ेगी कि साहब आप खुद कंट्रीब्यूट ना करें डिजिटल मॉन्गरिंग में, रूमर मॉन्गरिंग में, क्योंकि अगर आप करेंगे तो हो सकता है बाहरी वाली ताकतों को और ज्यादा खुलासा मिलेगा और ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी। जी, क्योंकि जिस तरीके से पवन जी ने बताया कि हम सभी के हाथों में एक छोटा छोटा बम है, क्योंकि ये किसी भी भारी भरकम बम से कहीं ज्यादा घातक हो सकता है, ये साबित हुआ है इस मामले में। फिलहाल पवन जी आपका और पार्थी सारथी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए।